हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें कि हम आपका बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान को कवर कर रहे हैं अति लघु और बहुविकल्पीय के माध्यम से, जिसमें आपका 100% जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं देखा होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देखिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट आज ये है जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चन हैं, जरूर से देखिए। आपके पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। देखिए, हमारा इसका पहला क्वेश्चन है कि चिमटा जो है वो उदाहरण है किस प्रकार के उत्तोलक का, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या फिर तृतीय श्रेणी या फिर मशीन का। सबसे पहले उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार का लीवर है या स्वतंत्रता पूर्वक जो घूम सकता है, जिसमें एक छड़ लगी रहती है, वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इस तरह की एक ये मशीन है, सिंपल मशीन है, साधारण मशीन है। इसमें 3 टर्म यूज होते हैं आपका, एक आयास, एक आलंब और एक भार। एक आपका होता है आयास, एक होता है आलंब और एक होता है भार। तो सबसे पहले अगर समझिए कि आयास जो है ये क्या होता है, जो उत्तोलक है उसको उपयोग में लाने के लिए उस पर हम जो बल लगाते हैं, यानी कि जो एफर्ट हम लगाते हैं, वो हो जाता है आपका आयास। अब बात करें कि आपका क्या होता है आलंब। आलंब क्या होता है यहाँ पे आलंब? तो आपका आलंब जो है वो एक निश्चित बिंदु होता है जिसके चारों तरफ जो है उत्तोलक की छड़ जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, वो होता है आपका आलंब। ठीक है, आलंब को फलक्रम भी बोलते हैं इंग्लिश में। और अब आपका जो आखिरी है टर्म वो है भार, यानी कि लोड। उत्तोलक की छड़ के जिस बिंदु पर बोझ को लटकाया जाता है उसे भार या लोड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 टर्म यूज होते हैं उत्तोलक में। और उत्तोलक की बात करें तो उत्तोलक जो है वो 3 श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। देखिए, जो आपका चिमटा उदाहरण है ये तो आपका तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, लेकिन आपके प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं इसको भी ध्यान से समझिए। प्रथम श्रेणी में आपका कैंची, कील उखाड़ने वाली मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के भी उत्तोलक बहुत अधिक पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सरौता बहुत बार पूछा गया है, सरौता। और ध्यान रखिएगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन है ये द्वितीय श्रेणी के में आता है। और तृतीय श्रेणी में आपका जो है वो किसान का हल है, चिमटा, मनुष्य का हाथ, मुख का जो आपका जबड़ा होता है, ये जो सब हैं तृतीय श्रेणी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपका तृतीय श्रेणी जो है वो सही होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करें अगर तृतीय श्रेणी में, तो जो तृतीय श्रेणी का होता है इसमें एक और आपका आलंब होता है और दूसरी ओर जो है वो आपका भार होता है। यानी एक तरफ होता है आलंब और दूसरी ओर होता है आपका भार, और बीच में जो है वो आयास होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको तीनों के ही पता होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इसका आपका तृतीय श्रेणी उत्तोलक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का भाग है। आपसे पूछा है कि कोशिका का भाग है, आपके ऑप्शन है संयोजी उत्तक, तंत्रिका तंत्र, केंद्रक या फिर प्रोटोप्लाज्म। बताना है आपको कि यहाँ पे कोशिका का क्या भाग है। बात करें अगर हम इसके सही आंसर की, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है केंद्रक, ये है कोशिका का भाग। लेकिन कोशिका के 3 भाग होते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें क्या होता है, पहला भाग होता है आपका कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव्य, दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। और तीसरा होता है आपका केंद्रक। तो ये 3 जो होते हैं वो आपके ये कोशिका के भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 28, जिसमें आपसे पूछा है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे कोशिका भित्ति, रसधानी, जीव द्रव्य या फिर केंद्रक। बताना है आपको कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड क्या है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक, ये एकदम सही आंसर है इसका, कि केंद्रक जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है। अगला क्वेश्चन है 29, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, आपसे पूछा है। क्योंकि कोशिका के कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक तीनों ही जो हैं वो अंग हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये जो केंद्रक है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केंद्रक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जीवन का मूल आधार पूछा है आपसे, क्या है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या सेंट्रोसोम। यहाँ पे आपसे पूछा है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर आपका है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है वो जीवन का मूल आधार है।
क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आपसे पूछा है कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। 204, 206, 208, 216। ऑफ कोर्स आप सभी को पता होगा कि 206 अस्थियां जो है वो मानव शरीर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्वसन अंग हैं हृदय, ग्रीवा, सुषुम्ना या फिर फेफड़े। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको बताना श्वसन अंग क्या है। अच्छा, श्वसन अंग होते क्या हैं? जिन अंगों की सहायता से जो सजीव और वातावरण के बीच, सजीवों और वातावरणों के बीच जब हम गैस जो होती है उनका आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम श्वसन अंग कहते हैं। जैसे शरीर की बाहरी जो त्वचा है, आपका ट्रैकिया हो गया, गिल्स हो गए, फेफड़ा, ये सब जो है वो प्राणियों के श्वसन जो हैं अंग बताए गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए, जिससे आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले उसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं? शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग या रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या फिर ये सभी। बात करें सही आंसर की तो ये सभी जो हैं वो कंकाल तंत्र के कार्य हैं हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि छेदक दंतों में जड़ें होती हैं। आपको बताना है कि छेदक दंत जो होते हैं उसमें कितनी जड़ें होती हैं? केवल 1, 2 या फिर 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 2, जो छेदक दंत होते हैं उसमें 2 जड़ें होती हैं, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? क्राउन, पल्प, एनेमल, डेंटाइन। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे सबसे आउटर मोस्ट हो गया, जो सबसे ऊपरी कवर है उसको हम कहते हैं क्या? इनेमल। इनेमल जो होता है वो हमारा एक आउटर कवरिंग होती है, जो मोस्ट हार्डेस्ट टिश्यू भी है ह्यूमन बॉडी का। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करें सीरियल से तो सबसे पहले आपका एनिमल आता है, उसके बाद डेंटाइन और फिर पल्प। ये एक सीरियल होता है जो लेयर होती हैं। क्राउन तो हमारे दांतों के ऊपरी हिस्सा होता है और एनिमल जो है वो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो सबसे हार्डेस्ट हमारे कवर होती है, हार्डेस्ट टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे पूछा है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए? ए और सी, बी और सी, ए और डी या फिर विटामिन के। तो यहाँ पे विटामिन ए और सी, जैसा कि आपको पता है कि दांत और हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन ए और सी जो है दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें लेना चाहिए। पूछा है कि दांत जो हैं उनके क्या कार्य हैं? चबाना भोजन को या फिर भोजन को फाड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, या सभी। भोजन के आपके जो यहाँ पे सभी कार्य हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन कि दांत के बाह्य भाग पूछे हुए हैं आपसे। दांत के जो सबसे बाहरी भाग हैं उसमें मूल, दंत ग्रीवा और दंत शिखर, ये आपका हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए क्योंकि पेपर भी आपका बीटीसी और डीएलएड लेवल पे हिंदी में ही आता है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि कृ न करन तक इस तरीके से दांतों के भाग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। आपको बताना है कि जो हमारा अमाशय है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। बात करें अगर हम इसके सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है पेप्सिन, ये इसका जो है सही आंसर है कि पेप्सिन जो है वो अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। पेप्सिन क्या होता है? भोजन के पाचन में जो है पेप्सिन मदद करता है। जब जो है हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए एक पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाता है तो फिर पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके जाइमोजेम को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। मतलब एक एंजाइम रहता है, उसको पेट में ये रिलीज करता है, पेप्सिन रिलीज करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, जो भोजन का प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। ये पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। ये इतना आप ध्यान रखिएगा इस पेप्सिन के बारे में, और अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमाशय रस में पाया जाने वाला किण्व है। अमाशय रस में पाया जाने वाला किण्व आपसे पूछा है, ऑप्शन में है आपके टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या एमाइलॉप्सिन। यहाँ पे बात करेंगे अगर सही आंसर की तो अमाशय रस में पाया जाने वाला किण्व जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एमाइलॉप्सिन जो है यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन, इंसुलिन, डायबेटोजेनिक या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गैस्ट्रिन, ये इसका एकदम सही आंसर है कि गैस्ट्रिन जो है वो आमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? शर्करा यानी शुगर। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है पैराथर्मोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन या फिर कीटोजैविक। ये आंसर आप सभी को पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है वो शर्करा
का नियमन जो है करने में एक सहायक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? पैराथॉर्मोन, डाइबेटोजेनिक या फिर रेनिन या फिर पेप्सिन। आपसे क्या पूछा है? कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का काम कौन करता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमेशा ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ध्यान बस आप तब भी गलती करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में इतने अच्छे से क्लियर नहीं रहता। यहाँ पे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा, ऑप्शन दिए आपको ए, बी, सी और डी। यहाँ पे देखिए दो आपका विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से रॉन्ग हैं। यहाँ पे आपका विटामिन सी और बी दोनों में ही जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा आप एक ध्यान रखिएगा, शब्द कीड़ा KEDA ये जो आपके हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील नहीं है। इसको एक चीज़ अलग से ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी और बी दोनों ही सही है, इसमें दो ऑप्शन जो हैं वो आपके सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस कैल्शियम, या फिर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, या फिर कोई नहीं। यहाँ पे आपका कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दोनों सही होगा दांतों की मजबूती के लिए। अगला आपसे पूछा है कि जो पैकेट का दूध होता है उसको संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या फिर किण्वन द्वारा। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है कि हाँ भाई, पाश्चुरीकरण द्वारा जो है वो दूध का संरक्षण किया जाता है। लुईस पाश्चर ने इन चीज़ों को निकाला था सबसे पहले, और आधुनिक जीवाणु के जनक भी माने जाते हैं लुईस पाश्चर। यहाँ पे जैसे दूध है आपका, वो उसको 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 मिनट के लिए आप जो है गर्म करेंगे और फिर उसके बाद उसको ठंडा करेंगे 13 डिग्री सेल्सियस पर। इससे क्या होता है कि मतलब कम तापमान पर लाते हैं उसके बाद, तो इससे जो भी उसके एक बैक्टीरिया होते हैं दूध के, जैसे आपका स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह के जो भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं धीमे धीमे। तो एक ये विधि है पाश्चुरीकरण, पैस्चराइजेशन, दूध को संरक्षित करने की। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, या फिर आपसे पूछा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए आपका है, यहाँ पे सबसे सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है और उसके बाद जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं, और उसकी जो बाहरी कक्षा होती है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है आपसे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के, या फिर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। सही आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के, सही आंसर है। ध्यान अवश्य रखिएगा, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने आपके जो भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि परमाणु के नाभिक में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि परमाणु जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है और उसके बाद जो उसका नाभिक है उसमें क्या दो चीज़ें जो हैं वो स्थित होती हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित है, तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और जो बाहरी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने कवर किया आगे के 25 क्वेश्चन, टोटल लगभग 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे दो आने वाले पार्ट में कंप्लीट एमसीक्यूज और अति लघु प्रश्न जो है हम कर लेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस ऐसे ही अपलोड किए जा रहे हैं लगातार आपके लिए। अच्छा, अभी मैं इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, आपको बताना है कि परमाणु द्रव्यमान जो है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि परमाणु द्रव्यमान जो है उसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन 12 या फिर हाइड्रोजन 1 या फिर ऑक्सीजन 16 या फिर नाइट्रोजन 14। ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, ये चार ऑप्शन है। आपको सही आंसर जो है वो अपना कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।